हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? जल्दी से बताओ, मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या हाल चाल है भाई? नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम भाई, बहुत बढ़िया। कई सारे बच्चों को कल 3D पढ़ के फील आ गई, कई बच्चों को नहीं चमका, उनको आज फिर चमकाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको तोड़ेंगे आज, ठीक है? तो देखो भाई, वैसे मैंने कल भी बोला था 3D बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी हमारा 2D में जो खेल हो रहा था वो इनफ है, क्योंकि आएगा अगला चैप्टर काइनेमेटिक्स, अगला मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन के बाद काइनेमेटिक्स। उसमें 1D होता है, उसमें 2D होता है, 3D नहीं होता है। हालांकि एडवांस लेवल के प्रॉब्लम बनाना चाहें तो 3 डायमेंशन को यूज करके बनाया जा सकता है। प्रोजेक्टाइल के अंदर बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है? और 3D नामक कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है, तो 3D को देख के बहुत टेंशन में नहीं आना है। और ये बिलीव रखो कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं 3D बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हर भौकाल कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि उतना ही रिलेवेंट हो, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो आनंद लीजिए, जिनको नहीं आ रहा है वो कोशिश कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि कुछ छूट गया। अगर आपको 2 डायमेंशन तक चीजें एकदम क्लियर हैं, आप भाई बहुत सही चल रहे हो, कोई तकलीफ ही नहीं है। 3D 50% समझ में आ गया, 70% समझ में आ गया, बहुत है, मोर देन इनफ, ठीक है? चलो, कई लोग को तो शौक लग गया, शौक लगा भाई। आज मेरी क्लास है भाई, आज मेरी क्लास है। आप लोगों ने शायद स्केड्यूल नहीं देखा, इस हफ्ते में आज के दिन मेरी क्लास स्केड्यूल थी, तो आज हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, वेक्टर्स को एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, ठीक है? चलिए एक बार फिर से 3D को फील करेंगे भाई, आ जाइए। तो आज का बेसिक पहले मैं बता दूं क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर 3D में फिर से थोड़ा समझेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो कि मैंने कल बता दिया उसको फिर से देखेंगे, उसके बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखेंगे, एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ट्राई करेंगे कि ये भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D। अब देखो, कई बच्चों के कल मैं नोट्स देखे और उनकी नोटबुक के अंदर जब मैंने उनका डायग्राम देखा तो मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हें थोड़ा एक बार बताऊं, थोड़ा फील कराऊं कि तुम क्या गलती कर रहे हो, ठीक है? उसको फील करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको मैं यहां बनाता हूं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है भाई। अब देखो, एक्स एक्सिस जैसे मैंने बना दी, इसके बाद एक्स बोल दो या कुछ भी बोल दो यार, मैं 3D में जा रहा हूं तो मैं इसको बाहर वाली को एक्स बोल दूंगा, ठीक है? इसको एक्स बोल दूंगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक चीज करी थी कल, यहां पे मैंने एक चीज करी थी, वो शायद तुमने नोटिस नहीं करी, है ना? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब क्या नोटिस नहीं करी वो बताता हूं। मान लीजिए कोई वेक्टर मुझे बनाना है, मान लीजिए ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, ठीक है? अब इसके बाद मैंने इसके प्रोजेक्शन भी बना दिए, ठीक है? तो इसका मैंने पहले प्रोजेक्शन गिराया किस पे? इसका मैंने प्रोजेक्शन गिराया लेट्स से पहले एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है? ये एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन गिरा दिया मैंने। उसके बाद जब मैंने इसका प्रोजेक्शन गिराया, जैसे इसको बना देते हैं, लेट्स से प्रोजेक्शन को बना देते हैं। प्रोजेक्शन के लिए मैं एक दूसरा वेक्टर यूज कर लेता हूं, लेट्स से व्हाइट कलर का, ठीक है? ये मैंने एक प्रोजेक्शन बना दिया। उसके बाद मुझे ध्यान से देखिएगा, इस चीज के पैरेलल एक चीज मैंने बनाई, ये लाइन, और इस लाइन को मैं सीधे लेके गया यहां पे, देखिए पैरेलल। आप बात को समझिए, इसके पैरेलल, ताकि जब इसको हम 2D में उतारेंगे तो ये रेक्टेंगल बनना चाहिए। अगर आप इसके पैरेलल लेके नहीं जाएंगे तो गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है? पहली चीज तो ये समझिए। उसके बाद यहां पे जो एक लाइन बननी थी, कौन सी लाइन मैं दिखा रहा हूं अभी देखिएगा, ये लाइन भी इसको ऐसे बनानी है, ऐसे, ताकि आप ये फील कर पाओ यहां से यहां जो लाइन गई है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्योंकि आप एक 3 डायमेंशन में काम कर रहे हो तो आपको एक्सिस के पैरेलल ही चलना है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं हमेशा जेड के पैरेलल चलूंगा, अगर मुझे राइट जाना है तो हमेशा वाई के पैरेलल चलूंगा, अगर मुझे बाहर आना है तो मैं हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल चलूंगा। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा वो इसके पैरेलल बनेगा, ये जो आपने प्रोजेक्शन यहां डाला वो इसके पैरेलल डालना पड़ेगा, ठीक है? और लास्टली देखो, यहां से यहां तक इसको बना लेते हैं और इसको भी उठा के मैं यहां ले आता हूं, ये ऐसे। अब देखो कितना सुंदर लगेगा ये डायग्राम, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन रहा था।
अब इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये आपका मान लीजिए ये वेक्टर है, R, ठीक है। तो ये आपका आर जेड कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया आर वाई कॉम्पोनेंट हो गया, और ये आपका हो गया आर एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक है। आपको ये पता चल गया, ध्यान से सुनिएगा, कि मुझे कितना एक्स में चलना है, फिर कितना मुझे वाई में चलना है, और कितना मुझे जेड में चलना है, ताकि मैं उस पॉइंट तक पहुंच जाऊं, ठीक है। किस पॉइंट तक? अभी के लिए मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूं पॉइंट पी, पॉइंट पी। अब कई बच्चों ने मुझे पूछा कि सर आप बार बार पोजीशन वेक्टर को आरपी वेक्टर क्यों लिखते हो? क्योंकि आर, मैंने बोला पोजीशन को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज होता है आर, और आरपी लिखने का मतलब है पोजीशन ऑफ पी, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक स्टेप और आगे चला जाऊं, अगर मैं ओरिजिन का नाम रख दूं ओ, तो इसी चीज को मैं और पता क्या लिख सकता हूं? इसी चीज को मैं लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना सुंदर डायग्राम बना। क्या ध्यान रखना है, फिर से दिखा रहा हूं एक बार, ध्यान रखने वाली बात। ये वाला इसके पैरेलल बनेगा, ये वाला y के पैरेलल बनेगा, ये वाला z के पैरेलल बनेगा। ये पैरेलल अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका डायग्राम सुंदर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां तक तो आप पहुंच गए। अब आज मैंने ये टॉपिक फिर से ओपन किया है तो कुछ वजह होगी इसकी। तो कल मैंने आपको बेसिक फील दे दिया था, और एक बार मैं आपको अभी और इसके अंदर फील दे देता हूं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हमें ऐसा करना जरूरी है, कि हम पहले x में जाएं, फिर y में जाएं, फिर z में जाएं? सर अगर मुझे पहले z में जाना है तो बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप पहले z में चले गए, ठीक है, आप पहले z में चले गए। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहां रख दे रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। इसको भी डुप्लीकेट करके यहां बना देता हूं, आपको अभी समझ में आएगा कि सारी चीजें लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। इसके बाद इसको मैं और कॉपी करके मैंने यहां भी बना दिया, ठीक है। उसके बाद इसको भी कॉपी कर लेते हैं। आजा भाई, अरे आओ भाई, कहाँ गया? हो शिफ्ट हो गया, नहीं हो रहा है कॉपी, अरे यार, हाँ हो गया। इसको भी कॉपी करके यहाँ बना दिया है, ठीक है। इसको एक और कॉपी करके यहाँ भी बना देता हूँ, देखिएगा। उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, यहाँ बना देते हैं, देखो, ठीक है। अरे कॉपी किया था, यहाँ कैसे आ गया? इसको कॉपी कर लेते हैं, चल भाई यहाँ आ जा। हाँ भाई ये देखो आ गया। तो इस प्रकार से एक पूरा रूम तैयार हो गया। अब आपको फील आएगी, देखो, कि अगर आप चाहो कि पहले मैं z में चला जाऊं, फिर मैं x में चला जाऊं, y में चला जाऊं, फिर मैं x में आ जाऊं, तो भी आप वहीं पहुंचोगे। पहले z फिर y फिर x, तो भी वहीं पहुंचोगे। नहीं सर मुझे पहले y में जाना है, पहले आप y में चले जाओ, फिर आप z में चले जाओ, फिर आप x में चले जाओ, हर बार आप वहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। दैट मीन्स सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं ये लिख रहा हूं कि पोजीशन ऑफ p इज डिनोटेड बाय rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप, यानी कि आपको ध्यान से सुने, x की डायरेक्शन में rx चलना है, y की डायरेक्शन में ry चलना है, और z की डायरेक्शन में rz चलना है। आप जो पहले चलना चाहें चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब बच्चों ने पूछा कि सर x कंपोनेंट हम किसको बोलेंगे? तो x कंपोनेंट हम किसको बोलेंगे? x कंपोनेंट हम बोलेंगे rx i कैप को। पूरा rx i कैप आपका x कंपोनेंट है। अब कई किताबों में कई जगह पे गलती लिखी रहती है, x कंपोनेंट को सिंपल rx लिख देंगे। rx जो है ना, rx is not x component, rx is magnitude of x component, magnitude of x component, magnitude of x component क्या है? rx। x component है कितना बड़ा वो rx बताएगा, लेकिन x component है क्या, तो उसके अंदर पूरा का पूरा वेक्टर आएगा, डायरेक्शन के साथ। याद रखिए एक गुरु मंत्र याद रखिए, यहां पे नोट के रूप में लिख लीजिए, आप नोट के रूप में लिख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा x कंपोनेंट है भाई,
ये पूरा का पूरा y कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा z कंपोनेंट है। बात समझ में आ गई यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं एक बार उसको सुनो और समझो। यहां से एक चीज देखिए, मैंने कल आपको बताया था ये जो अभी हमने RX, RY, RZ लिखा है, ये एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। मतलब मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं, इट इज RX, RY, RZ, ये लिख सकता हूं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना है तो इस एरो, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? R मैग्नीट्यूड। इसका यहां से एंगल कितना है? लेट्स से थीटा मान लेते हैं। इसके प्रोजेक्शन का एंगल कितना है? यहां से फाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट में P को हम डिनोट करेंगे R, थीटा, फाई से। ये पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्मेट हो गया। और कार्टेशियन में P को डिनोट करेंगे किससे? RX, RY और RZ से। तो मैं आज आपको एक रिलेशन बताने वाला हूं कि अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको R दिया हो, थीटा दिया हो, फाई दिया हो, तो हम RX, RY, RZ कैसे निकालेंगे, इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। उसके लिए मैं डायग्राम को थोड़ा लेबल कर देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ठीक है, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट P तो दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस P को P बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं D, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी से इसके अंदर रेक्टेंगल पिकअप करूंगा। सर आप पहले कौन सा रेक्टेंगल पिकअप करने वाले हो, थोड़ा दिखा सकते हो क्या? हाँ जी बेटा, पहले मैं ये रेक्टेंगल पिकअप करने वाला हूं। ये रेक्टेंगल बच्चे मैं पिक करके निकाल के ले जाऊंगा इसमें से। ये रेक्टेंगल पिक करके ले जाऊंगा। क्या नाम है इस रेक्टेंगल का? OBPD का रेक्टेंगल मैं इसमें से काट के ले जाऊंगा। देखो मैं लेके जा रहा हूं इस रेक्टेंगल का नाम होने वाला है OBPD, ये है भाई इसका नाम, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्लियरली बता दूं, OP जो है वो एक्चुअल वेक्टर है, यानी कि OP का जो लेंथ होगा वो एक्चुअली R होगा। और दूसरी बात बता दूं, आप देखोगे इसी रेक्टेंगल में ये एंगल थीटा भी है, किसके साथ? OP और OD के बीच में। तो OP और OD के बीच में ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आपने P से परपेंडिकुलर गिराया, किस पे परपेंडिकुलर गिराया, तो आपको समझना चाहिए कि D जो है वो आपका Z एक्सिस पे बैठा हुआ है। D कहां बैठा हुआ है? Z एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो अगर आपने P से, ये जो आपको लाइन ऐसी दिख रही है ना तिरछी, ये एक्चुअली आपने यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है, D पे। तो अगर आपने एक परपेंडिकुलर गिराया तो ये वाला जो बनेगा आपका, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका RZ कंपोनेंट, ठीक है। और आपने जब यहां से परपेंडिकुलर गिराया B पे, तो B कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है XY प्लेन का पॉइंट है, XY प्लेन का पॉइंट है। इसीलिए इस कंपोनेंट का नाम हमने रख दिया RXY और इस कंपोनेंट का हमने नाम रख दिया RZ, ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट OB इज इक्वल टू RXY, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई है। अब देखो आगे, तो मैं यहां से एक रेक्टेंगल और बना लेता हूं, यहीं पे बना लेता हूं एक रेक्टेंगल और। अब कौन सा रेक्टेंगल बनाने वाले हो गुरुजी आप? अब देखो बच्चों, मैं ये रेक्टेंगल बनाने वाला हूं, देखो ध्यान से, मैं ये रेक्टेंगल बनाने वाला हूं, ये रेक्टेंगल बनाने वाला हूं, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को नाम देख लो, OABC। तो मैं यहां पे बनाऊंगा OABC, आई विल मेक OABC। ये देखो बना दिया मैंने OABC, ठीक है। तो क्या नाम रख देंगे, फिर से देख लो एक बार जरा, OABC। और इसके अंदर ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, OB जो है भैया आपका, OB जो है वो क्या नाम है उसका? RXY। तो मैं लिख दूंगा यहां पे OB इज RXY, ठीक है। अब मैं ये कॉमन हो गया, ये XY प्लेन में है। तो अब B से जब मैं Y एक्सिस पे कंपोनेंट गिराऊंगा, परपेंडिकुलर गिराऊंगा, तो क्या मिलेगा? RY मिलेगा। यानी कि इस लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूं? RY बोल सकता हूं। और OA को मैं क्या बोल सकता हूं? RX बोल सकता हूं। कैसे सर? देखो ना बेटा, O से लेकर A तक RX है, O से लेकर C तक RY है, ठीक है ना।
अब जो कल मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था सर इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही क्यों बोलते हैं, देखो ना रेक्टेंगल के अंदर ही तो बन रहे कंपोनेंट, और जब भी हमें कंपोनेंट लेना है तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, उसी को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पे एक एंगल को देखो, ये एंगल फाई किसके बीच में बन रहा है, ओ बी और ओ ए के बीच में। तो ओ बी एंड ओ ए के बीच में एक एंगल बन रहा है फाई। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो अगर यहां तक सारी कहानी क्लियर है तो। ये सारी कहानी मैंने कल भी रिपीट करी थी, तो मैं इसलिए बहुत जल्दी से इसको रिकैप किया है, इस पूरी कहानी को मैंने रिकैप ही किया है। ये कहानी कल पूरी दोहरा दी गई थी, आगे की बात अब मैं आज करूंगा, इसीलिए अब मैंने पॉज लिया है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखना है गुरुजी, देखो एक बार ध्यान से देखो। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कभी भी आप कहीं से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो जो कंपोनेंट बनता है थीटा के साथ वाला, उसका वैल्यू क्या होता है? तो हमने कल बताया था कि आर जेड विल बी इक्वल टू, आर जेड से मतलब नहीं है, आर का कंपोनेंट है, यहां पे आर जेड है तो आर जेड लिख दिया, आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब अगर किसी को ये नहीं पच रहा है, अगर किसी को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो आप अपने दिमाग में या अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बनाएं, इसको आर बनाएं, इसको आर जेड बनाएं, इसको आर बनाएं, इसको आर जेड बनाएं और इधर थीटा बनाएं, और खुद सोच के देखिए आर जेड बाय आर क्या होगा, कॉस थीटा, तो आर जेड क्या होगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये बात पता चल गई। अब यहां से आर एक्स वाई भी निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया आर एक्स वाई जो है ये भी आर एक्स वाई होगा, रेक्टेंगल है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, साइन वाला लेता है, क्या लेता है, साइन कंपोनेंट। तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये थीटा के सामने वाला। अगर आपको नहीं चमक रहा है तो इसी ट्राइंगल में सामने वाले को आर एक्स वाई रख के सोचो, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर एक्स वाई डिवाइड बाय आर इज साइन थीटा, सो आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बहुत इत्मीनान से बता दिया, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब वहां से जो डेटा मिला उसको यहां फीड कर देंगे, उसको यहां फीड कर देंगे। अब पहले समझो, यहां पे आर एक्स दिया है और आर एक्स वाई दिया है, तो आर एक्स वाई का कॉम्पोनेंट है आर एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, और किसके साथ है, एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट है, तो आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स वाई कॉस ऑफ फाई, उधर थीटा था इधर फाई है, क्यों, ये एंगल है ना फाई, तो हमें इस ट्राइंगल में सोचना है। अगर आपको ये नहीं चमका तो इस ट्राइंगल को फिर से अलग से बना लीजिए, इस ट्राइंगल को फिर से अलग से बना लीजिए, और ये है आपका फाई, ये है आपका आर एक्स और ये है आपका आर एक्स वाई। सोच के देखिए, आर एक्स वाई इज बेस, इस एंगल के लिए बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट, कॉस थीटा, सो आर एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, आर एक्स वाई इंटू कॉस फाई, लिख दिया मैंने यहां पे। इसी तरीके से आर वाई क्या है, आर वाई ये सामने वाला है, सामने वाला आर वाई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर वाई विल बी आर एक्स वाई इंटू साइन फाई, क्योंकि आप यहां पे देख लीजिए ये आर वाई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट, साइन फाई, तो आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई साइन फाई। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है, अगर यहां तक बात क्लियर है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वो आर एक्स वाई की वैल्यू यहां डाल दूंगा, सो दिस आर एक्स विल बिकम व्हाट, आर एक्स विल बिकम आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, और आर वाई को भी लिख दूंगा, आर वाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, तो भैया मुझे आर एक्स भी मिल गया, मुझे आर वाई भी मिल गया और मुझे आर जेड भी मिल गया, मतलब मेरे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं रेक्टेंगुलर वाले। यानी कि कल को अगर मुझे आर कॉमा थीटा कॉमा फाई दिया जाता है, अगर ये दिया जाता है तो इससे मैं कार्टीशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, आर एक्स आर वाई आर जेड में कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसमें से आर एक्स क्या लिखा जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, याद रखो
आर साइन थीटा कॉस फाई आर एक्स है, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई एंड आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई मैं वेक्टर बहुत आसानी से लिख सकता हूं। सो द वेक्टर विल बी कौन से वेक्टर की बात हो रही है दोस्तों, यहां पे भूलना मत, ओपी वेक्टर की। ओपी वेक्टर कह लो या पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ कह लो, जो कहना है कह लो भाई। ठीक है, तो आई कैन राइट पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ वेक्टर और विच इज पोजीशन ऑफ पी वेक्टर और विच इज ओ पी वेक्टर, ये सब एक ही बात हो गई। ठीक है, इन सबको पढ़ने का लहजा या तरीका एक ही है। एंड दे विल बी इक्वल टू व्हाट, दे विल बी इक्वल टू व्हाट, अब मैं यहां जगह कम है तो यहां लिख रहा हूं, दे विल बी इक्वल टू व्हाट, ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट। आप लोग पूरा कॉपी में लिखना स्ट्रेट लाइन में। आई विल राइट आर साइन थीटा कॉस ऑफ फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप एंड लास्टली आर कॉस थीटा के कैप। ये आ गया पूरा का पूरा वेक्टर, ये आ गया पूरा का पूरा वेक्टर। क्या बात क्लियर है यहां तक? इज दिस क्लियर? जो मैंने यहां लिखा ये क्लियर है क्या? इस बात को जो मैंने यहां लिखा है वो बात मैंने यहां डिराइव करी है सारी की सारी। आप अपने कॉपी में हूबहू इनको ड्रॉ करके लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर यहां तक समझ में आ गया है तो एक सवाल ले लेते हैं, देखिए बहुत कुछ खास नहीं किया मैंने। इस डायग्राम को एक बार फटाक से फिर से बता दे रहा हूं। एक पोजीशन वेक्टर था, जिनको नहीं समझ में आया भाई प्लीज, जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख लो, इधर फिर से बता रहा हूं। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, अगर आप मुझे जीवन अपना यहीं व्यर्थ कर देंगे कि ये कैसे हो रहा है तो मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सोचो यार, थोड़ा सोचो। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो इतनी हिम्मत रखो कि यार एक दो बार लेक्चर देखो और मुझे मैसेज करोगे हाँ सर 3 बार देखा अब आ गया समझ में। हजारों बच्चे यही मैसेज कर रहे हैं कि सर 2 बार देखा 3 बार देखा समझ में आ गया। तो तुम कब जागोगे यार, कब जागोगे तुम? फिर से देखो इधर, ये एक हवा में वेक्टर है। अब तुम्हें हवा में वेक्टर समझ नहीं आ रहा, हवा में वेक्टर क्या होता है? देखो भाई, मान लेते हैं ये मैं हूं, इसको z एक्सिस मान ले, इसको मान ले y एक्सिस और इसको मान ले x एक्सिस। ठीक है, अब ये 3 एक्सिस हो गई, x z y, y एक्सिस z एक्सिस सॉरी x एक्सिस और ये z एक्सिस, मतलब जो मैं सीधा खड़ा हूं ये एक एक्सिस मान ले। ठीक है, तो अब यहां से अगर मुझे एक चिड़िया दिख रही है, यहां एक चिड़िया दिख रही है, यहां बीच में देख, ये हाथ है, यहां दिख रही चिड़िया। तो मैंने बोला इस चिड़िया तक जाना है, इस चिड़िया तक जाना है। तो मैंने कहा एक काम करो, इस चिड़िया तक जाना है, ये रही चिड़िया, चिड़िया की जगह पे क्या कुछ लटका सकते हैं क्या? अभी लटका नहीं सकते। ठीक है, मान लो, इमेजिन करो, दिख रही है चिड़िया, यहां चिड़िया दिख रही है क्या? थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूं, फिर चिड़िया दिखेगी, रुको तुम्हें, हाँ अब देखो। ठीक है, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस और ये मैं z एक्सिस। ठीक है, ये पूरा एकदम 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, फील नहीं हो रहा होगा, बट मैं तुम्हें बता दूं, देखो 90 डिग्री है पूरा। ठीक है, मस्त 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया जहां तक मुझे जाना है, बात समझना बहुत ध्यान से, इस चिड़िया तक अगर मुझे जाना है तो मुझे कुछ चलना पड़ेगा x में, कुछ चलना पड़ेगा y में और कुछ चलना पड़ेगा z में, तब मैं चिड़िया तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरी आंखों से या मेरे ओरिजिन से ये चिड़िया की जो दूरी है, उस दूरी के लिए ये बनाया है वेक्टर। ठीक है, चलो अब देखो, ये चिड़िया तक जाने के लिए रास्ता क्या है कि आप x में चलिए। देखिए आप क्या करिए, आप x में चलिए, आप x में चलिए, आप y में चलिए और आप z में चलिए। दैट इज द लोकेशन ऑफ दैट चिड़िया। ठीक है, उसको दिखाने के लिए एक वेक्टर से दर्शा दिया गया, ये एरो चिड़िया की लोकेशन दर्शाती है। अब अगर आपने rx, ry, rz दे दिया, यानी कि आपने परफेक्ट लोकेशन दे दी, कितना मुझे x में चलना है, कितना मुझे y में चलना है, कितना मुझे z में चलना है, पूरी लोकेशन दे दी। उसी से हमारा वेक्टर पैदा होता है, उसी से हमारा वेक्टर पैदा होता है।
और ये है कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ वेक्टर। बट हो सकता है वेक्टर बताने वाले ने एक अलग स्टाइल से वेक्टर बता दिया, ये बता दिया कि कितनी दूर है चिड़िया, कितने एंगल पे है चिड़िया, और एक और एंगल दे दिया कि उसका प्रोजेक्शन जहां डालेंगे वो इतने एंगल पे गिरना चाहिए। ये 3 डेटा से हम फिर से हमें 3 वेरिएबल मिल गए और उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इन्हीं 3 चीजों को मुझे लिंक करके RX, RY, RZ पहचानना है। तो मैंने क्या बोला, एक ये रेक्टेंगल पकड़ ले मेरी जान, एक ये रेक्टेंगल पकड़ ले क्योंकि इसमें ये वाला एंगल आ जाएगा, और एक नीचे वाला रेक्टेंगल पकड़ ले मेरी जान, इसमें ये नीचे वाला एंगल आ जाएगा। और इसको मैंने यहां बना दिया है, और बनाने के बाद कुछ भी नहीं किया है। ये जो किया है, जिसको मैं सर के ऊपर से जा रहा है, इसको मैं एक बार फिर से कर देता हूं, क्योंकि तुम लोग भाई बहुत 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 निकम्मे होते जा रहे हो। अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई लाइन खींची है, अगर उसके साथ कोई एंगल थीटा है, तो अगर कोई बोले इस वेक्टर का, लेट्स से ये वेक्टर है ए, अगर कोई बोले वेक्टर का कंपोनेंट बताओ इस लाइन पे, लाइन का नाम दे देते हैं लेट्स से एक्स, एक्स डैश। अगर कोई पूछे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स, एक्स डैश, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस टेल को अगर एक्स एक्स पे रखा हुआ है तो हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमें ये वाली चीज बतानी है, ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट भी एक वेक्टर होता है, बता दिया। बट जनरली हम अगर यहां भी पूछ रहे हैं तो इन शॉर्ट आई एम इंटरेस्टेड मोर इनटू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। तो मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे कंपोनेंट का, कितना होगा वो मैग्नीट्यूड, तो देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए एक्स एक्स डैश, मैंने मान लिया ये लंबाई ए एक्स एक्स डैश है। तो मैंने आपको कल चीख चीख के बताया था, जिसके साथ एंगल बनता है उस पे हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है, यानी कि ए एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा ये कहां से आ गया सर, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो, तो भाई प्लीज एक ट्राइंगल लो, उसमें बेस आपका ए एक्स एक्स डैश है और हाइपोटेनियस ए है, तो आप लिखो बेस ए एक्स एक्स डैश अपॉन हाइपोटेनियस ए इज इक्वल टू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। और फिर इस ए को अपने वही 7th क्लास वाली मैथमेटिक्स को यूज करके वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो और ये 11th क्लास की मैथमेटिक्स पैदा हो जाएगी। गुस्सा आ रही भाई, दिमाग खराब हो रहा है, जल्दी करो, आया नहीं आया जल्दी क्लियर करो, बताओ भाई। आज पानी वानी नहीं पिलवाओगे क्या, कुछ है ही नहीं, एक देख लो कुछ हो तो लाओ यार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ भाई, चलिए अगर ये क्लियर हो गया है तो एक सवाल कर लेते हैं, एक ओपी वेक्टर दिया हुआ है, ये कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है, पोलर फॉर्मेट में, पोलर फॉर्मेट है, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्मेट, ठीक है। अब ओपी वेक्टर बताना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यानी कि हमें कुछ ओपी वेक्टर ऐसे बताना है, ओपी वेक्टर ऐसे बताना है कि जिसमें कुछ एक्स कंपोनेंट हो, कुछ एक्स कंपोनेंट हो, कुछ वाई कंपोनेंट हो और कुछ जेड कंपोनेंट हो, ये बताना है भाई साहब, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूं, शॉर्टकट में प्लॉट कर रहा हूं, अब बहुत ज्यादा फेयर वर्क करूंगा टाइम जाएगा, शॉर्टकट में देखो प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लेट्स से एक्स एक्सिस, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। अब देखो एक बात का ध्यान रखो, ध्यान क्या रखना है कि भैया जो आपको बताया वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब ऐसा नहीं कि आप एंगल कहीं से भी ले लोगे, हमको पहले जो डिस्टेंस दिया वो हमने डिस्टेंस मान लिया 10, उसके बाद हमें जो एंगल पहला दिया हुआ है वो थीटा होता है, वो यहां से दिया होता है 30 डिग्री। उसके बाद जो तीसरा एंगल दिया होता है वो हमारा हमेशा यहां से प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ये वाले प्रोजेक्शन का एंगल होता है, ये वाला 60 डिग्री, ठीक है ना। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपने इतना कर लिया है, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो सही साट, तो मेरे साथ आगे आगे बढ़ो, ये ले लो, फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं इस 10 का सबसे पहले आरजेड कंपोनेंट निकालूंगा। आरजेड सबसे आसान होता है क्योंकि सीधे कंपोनेंट करना है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो व्हाट विल बी आरजेड, आरजेड विल बी इक्वल टू 10 cos 30 डिग्री, यानी कि हो गया 10 इंटू √3/2 यानी कि 5√3, ठीक है ना, ये आरजेड आ गया। अच्छा जी, अब ये वाला क्या है, ये तो आपका RXY है, तो RXY निकलेगा कैसे, 10 sin 30 से, तो RXY लिखेंगे
10 साइन 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया 5। अब देखो ये आ गया है 5 और ये एंगल कितना है 60, तो ये कितना आएगा? व्हाट विल बी आर एक्स? तो आर एक्स विल बी इक्वल टू आर एक्स वाई कॉस ऑफ 60 डिग्री, यानी कि कितना हो गया? आर एक्स वाई 5 है, 5 इंटू कॉस 60 दैट इज 1/2, ठीक है ना। तो ये आ गया 2.5 मीटर, ठीक है। अब यूनिट्स बाद में देख लेंगे, है ना। अभी 8 मीटर था तो सब मीटर ही आएंगे वैसे, है ना। ये भी मीटर आएगा और ये भी मीटर ही आएगा और ये भी मीटर ही आएगा, तो 2.5 मीटर आर एक्स आ गया। नाउ व्हाट विल बी आर वाई? तो आर वाई भाई यहां पड़ा हुआ है, यहां पे ये रहा आर वाई, ये रहा आपका आर वाई। तो ये 60 डिग्री है, तो अदर साइड मतलब देखो ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा, ठीक है ना। सामने वाला बराबर रेक्टेंगल है ना भाई साहब, ये रेक्टेंगल है, सामने वाला भी आर वाई होगा। 60 के सामने क्या आएगा? साइन। तो आर वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? आर एक्स वाई साइन 60, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू √3/2 मीटर, यानी कि 2.5 √3 मीटर, ठीक है। अब आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, यहां आर वाई आ गया और ये आर जेड आ गया। तो हम वेक्टर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं आर एक्स इज व्हाट? 2.5, तो 2.5 आई कैप प्लस आर वाई इज हाउ मच? 2.5 √3, 2.5 √3 जे कैप प्लस फिर अगला नंबर क्या है? और अगला नंबर है आर जेड का, कहां गया आर जेड? 5 √3, ये हो गया 5 √3 के कैप। अब किसी बालक ने पूछा सर हम आपकी बातों पे विश्वास कैसे कर लें? हाउ कैन वी से दैट दिस इज करेक्ट? एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने तुम्हें कल ही सिखाया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इफ देयर इज आर वेक्टर विच इज हैविंग आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। मैंने कल भी बताया था मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब पिछले वाले में क्या करना है? 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही वैल्यू आई थी 5/2, 5 √3/2 एंड 5 √3, इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। देखेंगे कितना आता है। ये आ गया 25/4, ये आ गया 75/4, आ गया ना 75/4, हाँ ठीक है। और ये आ गया कितना? ये आ गया भाई 25 × 3 75 आ गया भाई, ठीक है। इसको जोड़ो, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100/4, यानी कि 25 प्लस 75 यानी कि रूट ऑफ 100 यानी कि 10 मीटर। तो ये जो आपने निकाला है वेक्टर, ये सही निकाला है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब एक बात और बता देता हूं, उसके बाद अगले सवाल पे लेके चलता हूं। एक बात और समझ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, हेडिंग डालिए एक, ये 3D के नीचे ही हेडिंग डलेगी, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब बात को समझिए जरा, अब बात को समझिए। मान लीजिए अभी एक बार पहले 2D से समझते हैं, उसके बाद 3D में घुसते हैं, ठीक है। मैंने क्या समझाया आपको? मैंने एक बात बताई कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर है A, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस वेक्टर के जब भी आप कंपोनेंट लेंगे तो आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ईच एक्सिस पे, ठीक है ना। अब ये वाला थीटा दिया हुआ था, अगर ये थीटा दिया हुआ है तो आपने बोला सर ये तो हो जाएगा क्या? A cos थीटा। आपने इतनी बार बता दिया, अब हमको आ गया है। अच्छा सर ये वाला जो होगा, ये थोड़ा डाउट आ रहा है, कैसे आप इसको लिख देते हैं साइन? बेटा पहले मैं इसको मान लेता हूं कि ये सामने वाला और ये वाला बराबर हैं, तो ये थीटा के सामने वाले को अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लोगे क्या? A sin थीटा। आप क्या याद रखिए वो देखिए, ध्यान दीजिए। अगर कोई हाइपोटेनियस A है, थीटा है, तो बेस आप हमेशा लिख सकते हैं A cos थीटा, और थीटा के सामने वाला हमेशा लिख सकते हैं क्या? A sin थीटा। ये बात याद रखिए।
तो अगर मैं इसको a sin थीटा लिख सकता हूं तो इसको भी क्या लिख सकता हूं, a sin थीटा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ये एंगल पूछ लिया तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल पता है, लेट से मान लेते हैं क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं लेट से अल्फा। ठीक है, तो वेयर अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। बात को समझिएगा। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर हमें अल्फा पता है तो इसी चीज को हम क्या लिख दें, ए कॉस ऑफ अल्फा लिख देते हैं। ठीक है, और अगर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा ए साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये अल्फा है, ये थीटा है। सर ये हम पक्का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आई कैन प्रूव इट। कैसे सर, बेटा ए से ए काट दे और देख कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्रूफ करना है। अल्फा की जगह अगर तू 90 माइनस थीटा रखेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी कोई दो एक्सिस है, लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे एक वेक्टर दिया हुआ है लेट से ए वेक्टर, अगर इसके साथ एंगल अल्फा बना हुआ है, इसके साथ एंगल बीटा बना हुआ है, तो आपको साइन ना लेके आप चाहो तो डायरेक्टली कॉस में भी प्ले कर सकते हो। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां पे एंगल था अल्फा था, तो ये क्या हो गया, ए कॉस अल्फा। आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपको ये वाली साइड चाहिए, बट आपको एंगल ऑलरेडी पता है, तो आप एंगल के बगल में जब साइड लिखते हो तो कॉस लिखते हो, तो एंगल के बगल वाली साइड को क्या लिख लेंगे, ए कॉस ऑफ बीटा। ऑल्दो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साइड ए साइन अल्फा भी होगी, उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अगर हमें एक्सिस से एंगल दिया हुआ है तो आप कॉस लिख दो, इजीली आ जाएगा। एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, कॉस लिख दो, इजीली आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं लेट से ये एक 10 न्यूटन का फोर्स था। ठीक है, ये 10 न्यूटन का एक फोर्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लेट से एंगल 37 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना होगा, 53 डिग्री हो जाएगा। अब अगर कोई बोले व्हाट विल बी एफ एक्स, तो आप परपेंडिकुलर डालेंगे और आपको ये कहां कट करेगा, एफ एक्स पे कट करेगा, तो ये आपका एफ एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। ठीक है ना, तो आपका जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10 cos 37 डिग्री, यानी कि 10 इंटू 4/5 यानी कि 8 न्यूटन होगा। ठीक है, अब कोई एफ वाई निकालने बोले तो अगर आपको मान लीजिए यही एंगल दिया होता, सिर्फ 37 दिया होता, तो आप क्या करते, आप 37 के सामने वाले को आप 37 के सामने वाले को निकालते और वो वैल्यू आती 10 साइन 37 डिग्री, विच विल बी योर एफ वाई, 10 साइन 37 डिग्री। ये कितना हो गया, 10 इंटू 3/5 यानी कि 6 न्यूटन। बट अगर मुझे ये एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है तो आई कैन डायरेक्टली राइट एफ वाई, यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा और एफ वाई डायरेक्टली लिख लूंगा। एफ वाई कैसे लिख लूंगा, इस एंगल को यूज करके लिख लूंगा, यानी कि 10 cos ऑफ 53 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो चेक कर लेता हूं, 10 cos 53 इज व्हाट, 3/5, तो आंसर कितना आ गया, 6 न्यूटन आ गया। सेम, यहां तक क्लियर है क्या, कहने का मतलब समझो। हेडिंग डायरेक्शन कोसाइन डाली थी, उसके नीचे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको एडजेसेंट एंगल मालूम है, अगर आपको जिस एक्सिस पे कंपोनेंट चाहिए उसके साथ एंगल मालूम है, तो सीधे सीधे कॉस करा जा सकता है, क्लियर है। चलिए, अगर ये क्लियर है तो जो मैंने हेडिंग डलवाई है डायरेक्शन कोसाइन, इस पे फोकस करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली एक 3D का कॉन्सेप्ट है। यहां छूट गया क्या कुछ, एक पेज हटा देंगे इसको, चलो ठीक है। तो एक 3D का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें उसको। क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा। अभी आपको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, मैं अब आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
अब हो सकता है कि आपको कोई वेक्टर दिया जाए और लेट्स से बताया जाए कि भाई ये वाला जो है एक्स एक्सिस है, ये आपका, मैं तो जनरली इसको एक्स एक्सिस लेता हूं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और आपको ये बताया जाए कि आपको एंगल दे दिया गया है एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है, वाई एक्सिस से, इसको अलग अलग कलर से कर देता हूं, ठीक है। देखो आपको पूरा दे दिया जाए एक्स एक्सिस से इतना एंगल बन रहा है, ठीक है, अल्फा बोल दिया। आपको क्लियरली दे दिया गया कि भैया वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। और आपको क्लियरली दे दिया गया कि भैया जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, आपको गामा एंगल दे दिया गया। आपको तीनों एक्सिस से एंगल दे दिए गए, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पूरा सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, बल्कि आपका काम अब सिंपल हो गया। आपका काम कैसे सिंपल हो गया, देखिए मैं फटाफट से इसका पहले वाला डायग्राम बना देता हूं जो अपन देखते आ रहे हैं अभी तक, ताकि फटाफट क्लियर हो जाए। एक बार ये बना दिया, थोड़ा रफ बना रहा हूं, चलेगा, ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा रफ बना रहा हूं बच्चों, चल जाएगा, आप लोग एडजस्ट कर लोगे, इसको समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या हुआ, अब बेसिकली आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार जल्दी से इसको वो कर देता हूं। ले भाई यहां जा, ले भाई यहां जा, ले भाई थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट इसको ठीक है चला लोगे आप लोग। कर दूं क्या सीधा, लो सीधा ही कर देता हूं, ठीक है। इसको भी सीधा कर देते हैं भाई को, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा खींच लेते हैं, ये देखिए ये पूरा बॉक्स तैयार हो गया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर करिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इधर से एक परपेंडिकुलर गिराइए। आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर दिख तो नहीं रहा है, अरे तुम सोच के देखो ये परपेंडिकुलर ही है, तुम्हें नहीं दिख रहा है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट एक ऐसे बात को समझो कि किसी एक बॉक्स का ध्यान से सुनना, किसी एक बॉक्स का एक एज और एक सरफेस आपस में हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं मेरी जान, आपस में हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो जब यहां से परपेंडिकुलर गिरेगा तो यहां टच करेगा, यहां से परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो यहां टच करेगा, और यहां से परपेंडिकुलर गिरेगा तो दिखा नहीं पाऊंगा, काफी डिफिकल्ट है। बट आप थोड़ा सा देखो, इमेजिन करो, यहां से परपेंडिकुलर गिराना थोड़ा टफ है, बट आप इमेजिन करो जो मैं कहना चाह रहा हूं, इधर से गिरा और इधर से भी गिरवा देते हैं। लो ये तीनों जगह से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किए, जब हमने ड्रॉप किए तो हमें कंपोनेंट्स मिले। तो आपको मेरी बात ये समझनी है कि जब मुझे ऑलरेडी मुझे जो एंगल दिया गया था वो उस एक्सिस के साथ दिया गया था, यानी कि पता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, और आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस गामा। क्यों? क्योंकि भैया गामा वाला जो एंगल था वो किससे बन रहा है, जेड से बन रहा है। तो जब सीधे कंपोनेंट जेड पे गिरेगा तो ये जो लाइन आएगी, ये जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर कॉस गामा। उसके बाद यहां से देखो, जब ये बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, जब ये बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो जब ये यहां पे देखो, इसीलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम मैसअप नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैं इस वाली लाइन को मिटा रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम को परेशान कर रहा है। ये बीटा बन रहा था वाई के साथ, तो जब यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये पूरी लाइन का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी आर कॉस बीटा। सर ये आर क्या है बेटा, आर तो सेंटर वाले की लेंथ है ना, आर तो इस वेक्टर की एक्चुअल लेंथ है ना, मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से आर एक्स आर वाई आर जेड, तो हमें क्या सीखना है, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कॉस अल्फा, यहां पे आप नोट डालोगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं नोट, यहां लिख दे रहा हूं, देखो नोट डालोगे यहां पे, क्या डालोगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड
कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये बेटा? ये कुछ भी नहीं है, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद वाई एक्सिस, एंगल विद जेड एक्सिस। तो उनके कॉस ले लिए गए। जब उनके कॉस ले लिए गए तो आपको यहां से एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स बाय आर, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू आर वाई बाय आर, कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू आर जेड बाय आर। ये लिख सकता हूं क्या? देखो क्लियरली, देखो आपने इस आर का कंपोनेंट यहां गिराया, आर कॉस अल्फा गामा बोल दिया, तो आप जानते हो कि आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस गामा, तो कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू आर जेड बाय आर। इसी प्रकार से मैंने सब लिख दिए, कॉस गामा आर जेड बाय आर, कॉस बीटा आर वाई बाय आर, कॉस अल्फा आर एक्स बाय आर। ठीक है, चलिए अब यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो एक बात समझिए, एक चीज याद करनी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है वो रिजल्ट? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। भाई ये कैसे हो गया सर? कैसे मान ले? रख के देख लो, प्रूफ कर दूंगा। कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि आर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट एलएचएस को देखो आप, एलएचएस को लिख सकते हैं क्या? डिनोमिनेटर कॉमन है, न्यूमरेटर को लिख लो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर। एंड व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। सो आर का स्क्वायर विल बी व्हाट? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, एंड विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? वो ये चीज याद रखनी है दोस्तों, ये चीज याद रखनी है आपको। चलो भाई, क्या लिखने दो इसमें, क्या लिखना है? डायग्राम ही तो बनाया है, इतना ही तो लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, लिख लो भाई, बना लो। खेल यहां पे है पूरा का पूरा, इसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इन कोसाइंस को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये कब मिलते हैं? जब हमें एक्स एक्सिस से एंगल मिलता है, एंगल विद एक्स एक्सिस, उसी प्रकार से एंगल विद वाई एक्सिस, और ये आप चाहो तो अलग से लिख लेना, मैं तो तुम्हें बस समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूं, एंगल विद जेड एक्सिस। तो जब एंगल ही दिया हुआ है एक्सिस के साथ, तो कंपोनेंट को क्या करना है? हमेशा कॉस करना है। मतलब आपने अभी ये बात यहां सीखी, यहां पे कि जब हमें एंगल दिया होता है एक्सिस के साथ, तो उस पे कंपोनेंट जब गिराते हैं तो क्या गिरता है? कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा। इसी प्रकार से यहां पे भी देखा आपने, ये 10 था, तो इस पे क्या गिरेगा? 10 cos 37, दिस विल बी 10 cos 37, और व्हाट विल बी दिस? इट विल बी 10 cos 53 डिग्री। तो वही चीज को मैंने 3D में आपको दिखाया कि अगर एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे क्या गिरेगा? आर कॉस अल्फा, वाई पे क्या गिरेगा? आर कॉस बीटा, जेड पे क्या गिरेगा? आर कॉस गामा। और यहां से मैंने क्या निकाला? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाला। इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इनकी एक खास आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है जल्दी से बता दो भाई।
एक बच्चा कह रहा है डायग्राम में गलती है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया, वाई के साथ बीटा बनाया, जेड के साथ गामा बनाया, सही है एंगल, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस। ठीक है, चलिए अब ये रिजल्ट आप सीख गए, ये रिजल्ट आप सीख गए। अब इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन है जो चाहो तो याद रखो कि आप कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम एक बात और लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 बोला गया है। इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, सारे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, सारे साइन स्क्वायर गामा एक तरफ ले जाएंगे, इधर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और वो उधर से 1 वापस आ जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो ये लास्ट में आप ये भी याद कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, ये भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो गाड़ी पहुंच गई। एक सवाल करते हैं, सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड दिया है एक वेक्टर का और वेक्टर का पता लगाना है, अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, गामा दे दिया। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि भैया ने सही अल्फा बीटा गामा दिए हैं कि ऐसे ही अपने मन से दे दिए हैं। अपने मन से नहीं दे सकता कोई, हम अपने मन से चाहें कि एक्स एक्सिस के साथ 120 बना दो और वाई एक्सिस के साथ 45 बना दो और जेड के साथ लेट्स से 30 बना दो, ऐसा हम सोच लें तो ऐसा होगा नहीं। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आई नो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल टू 1, तो आई शुड चेक दिस। तो कॉस 120 डिग्री होता है -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस बीटा यानी कि कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये चेक करते हैं वेदर इट इज इक्वल टू, वेदर आई नीड टू चेक क्या ये इक्वल टू 1 है या नहीं है, मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूं। अभी मैं वेरीफाई कर रहा हूं, चेक किया, ये आ गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये तो आ रहा है भाई 1, बहुत सही, यानी कि ये एंगल सही दिए हुए हैं। अब अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती करूं और बोलूं कि अज्यूम गामा इज 30, अज्यूम गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या हो जाता पता है, यही जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे, गामा अगर 30 हो जाता तो कॉस गामा, मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, तो -1/2 का स्क्वायर आ जाता, फिर 1/√2 का स्क्वायर भी सही आ जाता, बट थर्ड वैल्यू कॉस स्क्वायर गामा वाली कितनी आ जाती, ये आ जाती cos 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, और फिर इसको ओपन करते ये आता 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4, और ये आ जाता कितना, ये टोटल हो जाता 3/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, और ये गलत हो जाता। यानी कि अगर अल्फा 120 है, बीटा 45 है, तो गामा 30 नहीं हो सकता। ये क्या दर्शा रहा है पता है, कि अगर आपका एक कोई फिक्स्ड एंगल है किसी एक्सिस से, अगर आपका इससे एंगल फिक्स्ड है 120, अगर इससे आपका एंगल फिक्स्ड है 45 डिग्री, तो आप इसके साथ भी कोई लिमिटेड एंगल ही शेयर कर सकते हो, जैसे कि 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आओ अब सवाल करें। सवाल क्या कह रहा है
कि भैया वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, तो प्लीज आप वेक्टर बता दीजिए। हमने कहा बहुत बढ़िया, लो हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकलेगा वेलोसिटी इंटू कॉस अल्फा से, कितना निकलेगा? वेलोसिटी है 20, कॉस अल्फा कितना है? कॉस ऑफ 120 डिग्री, यानी कि आ जाएगा, कितना आ जाएगा? डायरेक्टली लिख रहा था मैं, 20 इंटू -1/2 यानी कि -10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सर ये माइनस क्या है? बेटा ये डायरेक्शन बताएगा, थोड़ी देर में बताएगा, रुक जा 2 मिनट रुक जा। Vx आ गया -10, ठीक है। अभी देख, अब यहां पे मैं Vy निकाल देता हूं, ऊपर निकाल देता हूं। देखो बेटा Vy ऊपर निकाल दिया मैंने, कितना आ गया? Vy आ गया V cos 45 डिग्री, यानी कि 20 इंटू 1/√2 यानी कि 10√2 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब मैं Vz निकाल रहा हूं, Vz निकाल दे रहा हूं, कितना आ जाएगा Vz विल बी V cos गामा, यानी कि 20 इंटू कॉस ऑफ 60 यानी कि 1/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से मेरी बात सुन, देखो क्या क्या मिल चुका है, देखता जा। देखो Vx मिल गया, देखो Vy मिल गया, देखो Vz मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें V वेक्टर लिखना है, तो हम V वेक्टर लिख रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे V वेक्टर, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ये आपको बस समझाने के लिए बनाई थी, तो मैं यहाँ V वेक्टर बना दे रहा हूं। What will be V vector? V vector will be Vx I cap plus Vy j cap plus Vz k cap। ये कितना आ जाएगा? माइनस Vx कितना आया? -10 आया, -10 I cap प्लस Vy कितना आ गया? 10√2, तो 10√2 j cap प्लस Vz कितना आ गया? Vz आ गया 10, तो लिख दिया हमने कितना? 10 k cap, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये आपका आ गया वेक्टर V, ये आ गया कंप्लीट वेक्टर V। ये -10 क्या कर रहा है सर? क्या ये बोल रहा है कि जो x कंपोनेंट है वो -10 है? नहीं, वो बोल रहा है x कंपोनेंट इज -10 I कैप, यानी कि जो x कंपोनेंट था, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो x कंपोनेंट था वो x कंपोनेंट यहां +10 I कैप ना होकर वो पीछे की तरफ है -10 I कैप, ये बता रहा है बस, ठीक है ना। तो इट ओनली मीन्स दैट डायरेक्शन इज -I कैप। एक्चुअली अगर कोई लिख रहा है -10 I कैप, इट ओनली मीन्स दैट मैग्नीट्यूड इज 10, डायरेक्शन इज -I कैप, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या भाई? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो अगर क्लियर है तो। जो सुनेगा उसको क्लियर होगा, जो नहीं सुन रहे हैं उसको क्लियर नहीं होगा भाई। जो ध्यान से सुनेगा उसको क्लियर हो जाएगा। अरे क्या 75%? एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, बता दिया है मैंने। Vx इज इक्वल टू V cos अल्फा, Vy इज इक्वल टू V cos बीटा और Vz इज इक्वल टू, ये पीछे लिखा तो है भाई मेरी जान, ये लिखा तो है। कोई वेक्टर है जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है Rx इज इक्वल टू R cos अल्फा। अगर आपका एंगल बना है अल्फा x एक्सिस के साथ, तो उसका कंपोनेंट क्या आएगा? R cos अल्फा। y के साथ कंपोनेंट क्या आएगा? R cos बीटा। z के साथ कंपोनेंट क्या आएगा? R cos अल्फा। सर यहां R था, यहां V हो गया। अरे मेरी जान, जब वहां R वेक्टर था तो R था, यहां V है तो V हो गया। एक बार फिर से लिख के बता देता हूं, शायद तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। ये लेट से x एक्सिस हो गई, ये हो गई y और ये z हो गई। ये कोई एक वेक्टर हो गया, ये हो गया v वेक्टर। अब ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुमको दिया हुआ है कितना? 20, और तुम्हारा एंगल दिया हुआ भाई इसके साथ 120 डिग्री, इसके साथ 45 डिग्री और इसके साथ 60 डिग्री। तो भैया तुम्हारा x एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो v cos 120 डिग्री आएगा, y पे जो आएगा वो v cos 45 डिग्री आएगा और z पे जो आएगा वो v cos 60 डिग्री आएगा। बस यही तो कह रहा हूं मैं।
10√2 कैसे आया? वाह वाह वाह, क्या सवाल पूछा है। 10√2, हाँ भाई साहब, 20 इंटू 1/√2, वाह 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 चीते वाह। 20 इंटू 1/√2, 20 इंटू 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 √2 2 2 20 10 √2। वाओ, what a mathematics sir, what a mathematics। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपने क्या सवाल पूछा, मजा आ गया भाई, आज का दिन बन गया भाई साहब। चलिए, अब कुछ वेक्टर्स की फील और लेते हुए कुछ प्लॉटिंग करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, कुछ प्लॉटिंग करते हैं। चलिए, प्लॉट एफ वेक्टर क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आई कैप, के कैप, सर वेयर इज जे कैप? बेटा आई डोंट नो वेयर इज जे कैप, यू कैन सर्च, कहीं चला गया होगा, देखो ढूंढो अच्छे से, है ना, कहीं घुस, हाँ बस चला गया होगा कहीं। चलो इसको देखो आगे। अब क्या करना है, इसमें एक एक्स एक्सिस बनानी है और एक आपको जेड एक्सिस बनानी है, क्योंकि आई कैप है और के कैप है, ठीक है। चलिए, अब इस वेक्टर को मैं बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। कितने कंपोनेंट, कितना कितना मैग्नीट्यूड है एक्स में? 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, 2 आ गया। अच्छा जी सर, यहां पे कितना? बेटा 4 लिखा हुआ है, तो एक बराबर बराबर बना रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया 4, तो भाई साहब आप 1 कदम चलेंगे, फिर 2 कदम एक्स में चलेंगे, फिर 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, आप यहां पहुंचेंगे तो आपका एफ वेक्टर ऐसा दिखना चाहिए। दिस इज योर एफ वेक्टर, सो दिस इज योर, दिस वेक्टर, दिस स्मॉलर वेक्टर इज योर 2i कैप एंड दिस अनदर वेक्टर इज योर 4j कैप। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, इस 2i कैप को और इस 4j कैप को मिलाएंगे, तो आपको एफ वेक्टर मिल जाएगा। आप फील करिए इस बात को, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4k कैप। अरे जे कैप नहीं भाई साहब, के कैप है, के कैप, अरे इस 4k कैप, ठीक है। चलिए, प्लॉट करना है, प्लॉट करना है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। अगर मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो आंसर तो वही आना था, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि √20। ये रॉन्ग वाले बहुत तेज आते हैं भाई साहब, मतलब एक जे कैप को के कैप कर दिया, रॉन्ग वाले एकदम सर पे चढ़ गए। आओ आओ आओ, चढ़ जाओ, यहां बैठ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है भाई साहब। 3D की प्लॉटिंग शायद कम जरूरत है, बट मौज आती है, मौज इसको करने में, ठीक है। एक्स, ओ भाई साहब क्या चल रहा पता नहीं चल रहा मुझे, तो क्या हो गया भाई, इसमें कुछ गलती हो गई क्या? 2i कैप प्लस 4k कैप, सही तो है। 2i कैप 4k कैप, ये 2 ये 4 ये आधा, ये पूरा, मतलब 4 इतना बड़ा बनाएंगे तो 2 उसका आधा बनाएंगे। मैंने नाप नाप के बनाया भाई, ओ भाई नाप नाप के बनाया है। 1 1 2, फिर 1 2 3 4, नाप नाप के बनाया भाई साहब। एक कह रहा है सर गुस्से में क्यों पढ़ाते हैं? भाई पढ़ लो यार, तुम्हें यार, मतलब तुम क्या चाहते हो, गोदी में बिठा के पढ़ाएं क्या हैं, क्या चाहते हो? नहीं तुमको ऐसे बिठा ले और पूछे बेटा क्यों नहीं पढ़ते हो, हैं पढ़ लिया करो, फिर तुम पढ़ लोगे, इतने अच्छे हो तुम। शक्ल देखी तुमने अपनी खुद की, हैं? जिंदगी निकल गई माँ बाप की, चिल्लाते चिल्लाते पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, तुमसे पढ़ाई हुई ना। तुम चाह रहे हो
कि एक हमारे गुरुजी आए, वो हमको ऐसे प्यार करें, लुल्लू पुचू पुचू पुचू, और फिर तुम पढ़ लो, कितना बढ़िया हो जाए, तुम तो एकदम कलेक्टर बन जाओगे, राजा बाबू हैं। लटका देंगे उल्टा, नंबर नहीं लाओगे तो। चलिए भैया, मुझे आईआईटी तक लेके जाना है, तुम लोग थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ पूरे 2 साल तक सेरेलैक्स नहीं खाऊंगा। तुम लोग अभी एक मतलब सेरेलैक्स खिला रहे हो खुद को और मुझको, दोनों को। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाओ यार। ऐसी कोई बात मैंने नहीं बोली जो पकड़ में नहीं आने वाली थी, क्योंकि कल जो बताया था वही रिपीट किया है। बस लगातार बता दिया तो तुम्हारे होश उड़ गए। फिर से सुन लो जाके एक बार, और जब तुम फिर से सुनोगे तुम्हें रियलाइज होगा मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली जो नहीं पकड़ में आने की थी। लेकिन अगर तुम कम अटेंशन से, थोड़ा कम ध्यान देके देखोगे तो तुम्हें नहीं क्लिक होगा भाई। तुम्हें पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ। चलो भाई, इसकी प्लॉटिंग थोड़ी खतरनाक है लेकिन मजा आएगा। आओ देखें, करें इसकी प्लॉटिंग, करते हैं। चलो आओ देखें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है, मैंने मान लिया ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना, क्लियर कोशिश करना भाई, पूरा पूरा समझ में आए तुमको, ठीक है। कोशिश करना, अब जितना आ जाए तुम्हारे किस्मत की बात है। क्या प्लॉट करना है ये, तो एक्स में कितना चलना है, 5 कदम। चलो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। अरे वाह गुरुजी, वाह 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 वाह, हम तो गुरुजी पाई वाई कैप बना लिए, यहां पहुंच गए। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बेटा, तुम एकदम सेरेलैक्स खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने कहा चलो अब चलेंगे जेड में, सॉरी जे कैप में, यानी कि वाई में, ठीक है। तो अब उसको सीधा चलने के लिए मैंने एक काम कर क्या करा, यहां लाइन बना ली ताकि मैं सीधा सीधा चल पाऊं, ठीक है, ताकि मुझे चलने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने लाइन बना ली अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। कितने कदम चलना भाई मुझे, 10 कदम, 10 जे कैप। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम। अरे वाह, पहुंच गया भाई, पहुंच गया भाई, पहुंच गया। तो भाई साहब ये बन गया हमारा वाई कंपोनेंट, ये बन गया हमारा वाई कंपोनेंट, ये बन गया आपका 10 जे कैप। वाह वाह गुरुजी, आज फीलिंग आ रही गुरुजी, ऐसा लग रहा है एकदम 2D एकदम 3D में निकल के आ गया। ऐसा लग रहा है ये पूरा एकदम रास्ता में बैठा हुआ है, ये पिंक वाला आगे फैला हुआ है और येलो वाला उसके सामने, ऐसे ऐसे देखो ऐसे। चलो आखिरी 14 के कैप। तो फिर लाइन टेढ़ी ना हो जाए, इसलिए इसको रेफरेंस के लिए बना लेता हूं भाई। मैं इसको यहां लाके रेफरेंस के लिए खड़ा कर लिया। अब इस पे गिन लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा उसको और ऊपर ही बना लेते हैं। हाँ भाई आजा भाई, हाँ इस लाइन पे गिन लेते हैं। कितना गिनना भाई, 14 गिनना भाई, 14, ठीक है। ओके, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम, 11, 12, 13, 14, बहुत ऊपर चला गया यार। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो आखिरी वाला ये आ गया भाई साहब, और ये यहां से क्यों आया यार, ये मैं गड़बड़ कर दिया, इसको यहां से बनाना था। कोई बात नहीं, हमें वो तो मिल ही गया ना, नाप मिल गया, नाप मिल गया तो अब नाप मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, नाप मिल गया तो बस यहां से बना लो। ओहो, हाँ नाप मिल गया, बना लो। ये वाला भाई साहब आपका क्या हो गया ये, हाँ अब ठीक लग रहा है क्या, हाँ ये देखो, ये वाला हो गया आपका 14 के कैप, 14 के कैप। भाई नाप थोड़ा मैंने साइड में ले लिया, यहां से गिनती कर ली बच्चों। भाई प्लीज यार गुस्सा मत होना है ना तुम लोग, प्लीज गुस्सा मत होना। इसको यहां कर लेते हैं, इसको करके क्या फायदा होगा, नाप तो वहां है, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए गुस्सा मत होना भाई लोग। अब ये आपका पूरा बन गया वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है देखो, इसको बना दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, एकदम तुम्हारे लिए इस वेक्टर को बना देना। देखिए ए वेक्टर को प्लॉट कर दिया मैंने, ये रहा आपका ए वेक्टर। फील आ गई क्या भैया, फील आ गई क्या तुम लोग को?
फील आ गई क्या भाई दोस्तों, बता दो एक बार। कहां चला गया ये? सवाल ही गायब हो गया। अरे भाई साहब कहां चला गया यार? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं सवाल फिर से लिख दे रहा हूं भाई। यहां पे इसको मैं हटा के ना सवाल लिख दे रहा हूं भाई। क्या था सवाल? ए वेक्टर को प्लॉट करना था कितना? 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 14 k कैप, इसको प्लॉट करना था। ठीक है भाई, प्लॉट कर दिया भाई, प्लॉट कर दिया इसको मैंने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पहले ही बता चुका हूं, फिर से एक बार शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं भाई। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। अगर कोई वेक्टर, अब कहोगे सर हर बार आर ले लेते हो, आर से क्या प्यार है भाई? आर मेरा नाम है यार। ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से ax i कैप प्लस ए वाई कॉम्पोनेंट j कैप प्लस ए z कॉम्पोनेंट k कैप। तो भैया मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। याद रखना इस बात को, ठीक है। अरे भैया अगर आपने हमको ये बता दिया तो हम यूनिट वेक्टर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अरे बिल्कुल निकाल सकते हो भाई लाला। क्या करना है देखो इसको, ए कैप क्या बताया था मैंने? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, याद है ये बताया था ना। इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। एग्जांपल देखो, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से एफ वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर बताना है इस वाले वेक्टर के अलोंग। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 29 आ गया मैग्नीट्यूड। तो भैया यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 29, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 29। उसको और कैसे लिख सकते हैं गुरुजी? बेटा उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ कैप जो आया है दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय रूट 29 i कैप प्लस 3 डिवाइड बाय रूट 29 j कैप प्लस 4 डिवाइड बाय रूट 29 k कैप। बस आपको ये बताने के लिए कि ये नॉर्मल डिवाइड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस 3 अलग अलग डायरेक्शन है। अगर डिवीजन में कुछ है तो वो तीनों के डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लेना भाई, इस सवाल को आप नोट कर लेना। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहां पे हमने सम अप कर लिया, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अब क्या लिखा है तुम बाद में पढ़ लेना, मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझा देता हूं तुम लोग को। देखो भाई, कभी भी जब दो वेक्टर टेल ऑन टेल रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं भाई? टेल ऑन टेल, यानी कि जब दोनों की जो ये पुछल्ले हैं ये साथ रखे जाते हैं तो 2 एंगल बनता है, एक छुटकू एंगल और एक बड़कू एंगल। ठीक है भाई, तो ये छुटकू एंगल होता है ना, इसे ही एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलते हैं, इसे ही एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलते हैं। यानी कि एंगल बिटवीन द वेक्टर कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता, वही बात यहां लिखी हुई है। क्योंकि अगर ये लाइन खुलते खुलते, मतलब तुम सोच रहे हो काहे नहीं हो सकता सर बड़ा, ये वाला जो वेक्टर है ये ऐसा है, जब दूसरा वाला सर ऐसे हो जाएगा तो ये वाला एंगल तो सर 180 से बड़ा हो जाएगा ना। अरे तब ये वाला छुटकू हो जाएगा, तब ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। समझ में आया बात समझ में आया? तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हमेशा 180 से छोटा होता है, और कभी भी 2 वेक्टर के बीच में अगर एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है तो पोंछ पे पोंछ रख दो और एंगल निकाल लो, एंगल बिटवीन द वेक्टर मिल जाएगा। एक तरीका और है गुरु, क्या है वो तरीका? अगर आप पोंछ पे पोंछ नहीं रख सकते हो तो मोछ पे मोछ रख दो, यानी कि हेड ऑन हेड कर दो भाई साहब। ये एक वेक्टर लो और दूसरा एक वेक्टर लो, अगर हेड पे हेड है तो भी जो छोटा वाला एंगल होता है
वही एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है। यहां पे ये थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर है। क्या बात समझ में आ गई है? क्या बात समझ में आ गई है? एक सवाल पूछ लेता हूं, एक सवाल पूछ लेता हूं, अभी समझ में आ जाएगा कि तुमको कितना आया। हाँ 180 हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 180 तब होगा जब दो नेगेटिव वेक्टर, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर होंगे। मान लीजिए एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर ए ईस्ट के तरफ डायरेक्शन है इसकी, दूसरा है वेक्टर लेट से ये बी, और ये दूसरा है एकदम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है, अरे भाई साहब थोड़ा सा हर बार मुड़ जाता है, मेरे से गलती हो जाती है। ठीक है, ये वाला हाँ ये वाला, तो ये जो बी है, ये जो यहाँ बी है ये वाला, तो इसके केस में इनके बीच में अगर कोई एंगल पूछेगा तो वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमको। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये एंगल तुम्हें दिया हुआ है 120 डिग्री। इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थ्री 360 डिग्री नहीं बोलेंगे क्योंकि 360 डिग्री को ही 0 डिग्री बोल देंगे। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखने में तो लग रहा है, अरे वाह भारत का झंडा भी लग रहा है। ठीक है, ऑरेंज है, ग्रीन है, व्हाइट है, बहुत बढ़िया। देखो वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में एंगल है 120, बट आपको मैंने बताया था कि हमें टेल ऑन टेल रखना होता है। तो आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि इस वेक्टर, क्योंकि आपको बताया मैंने वेक्टर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं स्पेस में, तो आप इसको इमेजिन करेंगे कि अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे, टेल ऑन टेल रखेंगे, तो एक्चुअली हमें कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल, और ये एक स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा, क्योंकि कभी भी मूव करते समय डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो भाई ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंड दैट विल बी द आंसर। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर दे रहा हूं ताकि आप अपने नोटबुक में भी याद रखें इस बात को कि क्वेश्चन ये था और एंगल हमने यहां से निकाल के दिया है 60 डिग्री, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, 120 डिग्री आंसर नहीं है भाई, 120 डिग्री आंसर नहीं है। जो लोग दिमाग नहीं चला पा रहे हैं वो प्लीज ध्यान दें। एक और सवाल देखिए, ये एक सवाल, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और लेट से यहां पे ये एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री, और ये है पी वेक्टर और ये है क्यू वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर। पिछले वाले का जवाब 60 डिग्री है। पहले दोनों वेक्टर को पूंछ पे पूंछ मिलाओ तो आंसर बताओ। इस वाली पूंछ को जब यहां रखोगे तो ये वेक्टर ऐसे बनेगा, एंगल यहां आएगा 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, इस वाले का आंसर आएगा, इस वाले का आंसर आएगा टक 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 टक, ये एंगल। सर आप ये कैसे ले रहे हो? बेटा मैं मन में इमेजिन कर रहा हूं, इस जब पी को आगे खिसका के यहां पी बना दूंगा तो टेल पे टेल रखा जाएगी, तो छुटकू एंगल यही बचेगा, 45 डिग्री बचेगा बेटा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए, क्या यहां तक सब क्लियर है? क्या यहां तक सब क्लियर है? जितना अभी तक पढ़ा दिया सब क्लियर है क्या भाई? जितना अभी तक पढ़ा दिया है अगर वो क्लियर है तो जल्दी से दिल बना दो एक बार। प्यार की भारी कमी हो रही है, जल्दी से दिल बनाओ भाई। तुम कहोगे तो थोड़ा सा मुस्कुरा भी देंगे। चलिए
पानी वानी पी लेता हूं। भाई देखो, मैं तुम लोग को थोड़ा सा इसके लिए भी तैयार कर रहा हूं। जब मेन कोर स्ट्रीम चैप्टर्स काइनेमेटिक्स के आगे आएंगे तो जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि भैया ओलंपियाड लेवल के भी सवाल कराओगे क्या, हालांकि तुम लोग की शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तुम लोग कर पाओगे, बट कुछ अच्छे बच्चे हैं इस क्लास के अंदर जो कर ले जाएंगे। तो भाई आपको उसके लिए तैयार होना है, आपको फुल अटेंशन से वीडियो देखनी है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो अभी तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। जब माहौल बनेगा एकदम आग लग जाएगी भाई दिमाग में, क्या हो गया ये, ठंडा पानी डाल लोगे तुम जाके सर के ऊपर। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाओ। लेक्चर नहीं समझ में आ रहा भाई, कोई बात नहीं यार, एक बार फिर देख लो, ये प्रैक्टिस डालो, हैबिट डालो, माइंड को डेवलप करो धीरे धीरे। अभी समय है, कर सकते हो। तुम लोग इतनी नालायकी कर रहे हो ना, आज समय है। वेक्टर चल रहा है फुद्दू टॉपिक, इसके पहले बेसिक मैथ्स था फुद्दू टॉपिक, उसमें तुम लोग के क्या पंखे उड़ जा रहे हैं, है ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जा रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए, अभी तुम्हें बैठ के वापस देखना चाहिए ताकि फाउंडेशन मजबूत बने। तुम अभी भाई मस्ती कर रहे हो, तुम अभी कह रहे हो कि मतलब यार हमसे स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, ये मैनेज नहीं हो रहा। भाई तुम लोग परेशान ज्यादा हो रहे हो, काम कम कर रहे हो। जो बच्चा चुपचाप, ज्यादा नॉइस के अलावा, मतलब नॉइस के बिना चुपचाप जाके अगर देख ले रहा है ना कि चलो ठीक है सर ने बोला तो 2 बार देख लेना, देख लिया, क्लियर हो गया भाई उसका, तुम अटके रह गए। एक कह रहा है कि सर आप हो तो नो फियर, अबे आई एम द फियर। गजब। चलो भाई, अब यहां पे कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, तुम खुद पढ़ना, मैं तुम्हें सीधे कॉन्सेप्ट बताता हूं, लेकिन ये जरूरी है इसलिए लिखी हुई है मैंने यहां पे, आपके पढ़ने के लिए लिखी हुई है, पढ़ लेना। चलो एक बार पढ़ के बता देता हूं। If a number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in order, then their resultant is represented by the closing side of the polygon taken in the opposite order. तुमको कुछ समझ नहीं आया, अंग्रेजी सुनी बट कुछ समझ नहीं आया, इसलिए कह रहा हूं इसको बाद में पढ़ना। अब जो लिखवा रहा हूं वो लिखो, यहां पे जो सिखा रहा हूं वो सीखो। देखो, मैं मानता हूं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं 2 वेक्टर को जोड़ना चाहता हूं, मैं 2 वेक्टर को जोड़ना चाहता हूं। मैं कैसे जोड़ूंगा, मैंने आपको बोला था कि सबसे इजी वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन वेक्टर, तो मैं उसको इमेजिन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मैंने सोचा एक बच्चा था, ठीक है, और वो पार्क में टहल रहा था। मान लेते हैं ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी। ठीक है, वो कहीं ए से स्टार्ट किया, ठीक है, वो कहीं ए से स्टार्ट किया और ए से वो टहलता हुआ, मतलब मान के चलो वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ठीक है, तो वो टहलता हुआ अपने एक फ्रेंड के पास गया, तो उसका फ्रेंड यहां खड़ा था बी पे, उसका फ्रेंड बी पे खड़ा था। तो भाई हमने बोला अच्छा ये हो गया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एस वेक्टर यूज करते हैं, तो ये हो गया लेट्स से, या मैं अभी के लिए ए वेक्टर यूज कर देता हूं। मैं कह दूंगा चलो इसने एक डिस्प्लेसमेंट करी ए वेक्टर। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, इसको इसका दूसरा दोस्त दिख गया, ये वहां से अपने दूसरे दोस्त की तरफ भाग गया। जब ये दूसरे दोस्त की तरफ भागा तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, इस बार की डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं बी वेक्टर। किसी ने पूछा कि भाई इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हमने कहा यार तो बहुत सिंपल सी बात आपने पूछ ली, ये बच्चा यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, अब कह रहे हो कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। लो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट ये लो, सीधे शुरुआत से अंत तक का वेक्टर बनाओ, वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या सर, क्या गुरुजी मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? बिल्कुल लिख सकता है बालक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिवन बाय दिस वेक्टर। अच्छा, यही ये लाइन कह रही है कि ये एक पॉलीगॉन है। कौन सा पॉलीगॉन है? फिलहाल के लिए 3 साइड्स का पॉलीगॉन है। तो आप एक ऑर्डर में चल रहे थे, टेल से हेड, टेल से हेड, एक ऑर्डर में जा रहे थे, एक ऑर्डर में जा रहे थे। अगर इस ऑर्डर का अगला हिस्सा बनना होता तो कैसे बनता? टेल से हेड बनता। बट आप देखो मैंने हेड बनाया है यहां पे, यानी कि मैंने ऑर्डर को पलट दिया है।
ठीक है, ऑर्डर को पलट दिया है। शब्दों में मत जाओ, फीलिंग पे ध्यान दो। अगर मैं टेल से हेड गया, टेल से हेड गया, तो पहली टेल से आखिरी हेड को जोड़ दूंगा तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। अभी फील नहीं आया गुरुजी, आगे फील देता हूं। ये दो दोस्तों से मिलने के बाद इसको एक सुंदर कन्या दिख गई, वो भी इसकी मित्र थी, ये वहां भाग गया। ऐसे ही होते हैं लड़के भाई, भाग जाते हैं। उसके बाद किसी ने पूछा अब बताओ जब ये यहां भाग गया, जब थर्ड वाला वेक्टर इसने चल दिया, सी वेक्टर चल दिया, तो अब बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। हमने कहा यार क्या बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट है, हमेशा पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट को जोड़ दो, वही होता है रिजल्टेंट। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये वाला डिस्प्लेसमेंट। यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये वाला हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सुंदर सुंदर सजा के लिखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई इस बालक को फाइनली अपना बचपन का दोस्त मिल गया, और तुम जानते हो भाई लड़कों की दोस्ती नेक्स्ट लेवल होती है। तो ये एक और डिस्प्लेसमेंट किया इसने डी वेक्टर, और किसी ने पूछा तो अब क्या होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो भैया पहले वाले से आखिरी वाले को जोड़ दो भाई, प्लीज खून मत चूसो यार, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया, इसको कैसे लिखें, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, तो ये होता है पॉलीगॉन लॉ कि अगर आप एक पॉलीगॉन में जा रहे हो, एक ऑर्डर में जा रहे हो, तो जो आखिरी क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट बनेगी, बट उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यही लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब मैं यहां से ऐसे 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 जा रहा हूं, तो लास्ट वाले में ऐसे नहीं उतरना, यहां से वापस जाना है, इधर उल्टा जाना है, और वो आपका क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इसको कैसे समझता हूं? मैं ऐसे समझता हूं कि भैया अगर वेक्टर को टेल टू हेड लिख दे रहा हूं, भैया टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, अगर वेक्टर को टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड जमा दोगे, तो पहली टेल से आखिरी हेड को जोड़ोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। पहली टेल से आखिरी हेड को जोड़ दोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। पहली टेल से आखिरी हेड को जोड़ दोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ में आ जाना चाहिए, 4 बार दोहरा दिया है। सर क्या नेगेटिव वेक्टर्स हो सकते हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बेटा माइनस ए वेक्टर अगर कोई लिखता है तो ये वेक्टर है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। यानी कि अगर ए वेक्टर ऐसा है तो माइनस ए वेक्टर ऐसा होगा, बट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ठीक है, तो ये था आपका पॉलीगॉन लॉ, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं ट्राइंगल लॉ पे। ट्राइंगल लॉ भाई बहुत फुद्दू लॉ है। ये लॉ वही कह रहा है जो पॉलीगॉन ने कहा है ना, इसीलिए मैंने उसको पहले लगा दिया। बस ये कह रहा है एक ट्राइंगल के लिए बता रहा है, इसलिए ट्राइंगल लॉ हो गया। अब ये ट्राइंगल लॉ क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी दो वेक्टर का सम करना है, अगर किसी अगर किसी दो वेक्टर का सम करना है, ऐसा ये कह रहा है, अगर किसी दो वेक्टर का आपको सम करना है तो उनको आप ऐसे जमा दो, टेल ऑन हेड, मतलब टेल टू हेड, टेल टू हेड। ठीक है, वही लिखा हुआ है मैंने। इफ टू वेक्टर्स आर अरेंज्ड अलोंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल की दो साइड्स हो गई। ठीक है, कैसे कि हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर, एक का सर और दूसरे का टेल मैच करना चाहिए। अगर आप ऐसे अरेंज कर देते हो तो जो थर्ड साइड होती है, यानी कि ये वाली साइड, थर्ड साइड, ये आपको रिजल्टेंट दे देगी। ठीक है, वही बात हो गई जो पॉलीगॉन लॉ में कही गई थी। कुछ नया खास नहीं है इसके अंदर, बस शब्द अलग हैं। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर है ए और अगर ये वेक्टर है बी, तो भाई साहब ये वाला है
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मैं बोल देता हूं रिजल्टेंट, लेट्स से दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, इसको रिजल्टेंट बोल देते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही बात यहां पे लिखी गई है, यही बात यहां लिखी गई है भाई साहब, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? आई होप ये बात क्लियर है। तो यही बात यहां लिखी हुई है, यहां पे आपने समझ ली है। अगर दो वेक्टर को ऐसे जमाएंगे कि वो ट्राइंगल की दो साइड्स बन रही हैं और एक की टेल दूसरे के हेड पे है, तो थर्ड साइड फर्स्ट टेल से लास्ट हेड को ज्वाइन करने वाली वो हमें रिजल्टेंट दे देगी। एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी, ठीक है। चलिए चलिए, ये वाला थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डोंट वरी, अगली क्लास भी पूरी अपनी एडिशन पे ही, पूरी तो नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी एडिशन पे जाएगी। अगली क्लास में मेजॉरिटी टाइम्स मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आज समय इतना बचा नहीं है कि क्वेश्चन करा पाएंगे, बट फिर भी अभी इसको देखते हैं, समझते हैं पहले। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ क्या कहता है पता है? अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर को जोड़ना है, अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर को जोड़ना है, तो अगर आप उनको ऐसे अरेंज कर लीजिए कि दे शुड लुक लाइक टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे मुझे इस ए वेक्टर को इस बी वेक्टर से जोड़ना था, तो इसको ऐसे अरेंज कर लिया एज इफ इट लुक्स लाइक टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैं इसको दिखाने के लिए कि पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है, मैं यहां पे ये पैरेललोग्राम तैयार कर लेता हूं सो दैट इट लुक्स लाइक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कभी दो वेक्टर का सम करना है तो उनको ऐसे अरेंज कर दो, दे शुड बी लाइक टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड दे शुड बी टेल ऑन टेल, टेल ऑन टेल, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो डायगोनल होगा कॉमन टू दैट टेल, मतलब वो टेल से पास होता डायगोनल जो होगा वो हमको क्या दे देगा? वो हमें रिजल्टेंट दे देगा। वो हमें क्या दे देगा? रिजल्टेंट दे देगा, यानी कि वो हमें दे देगा, यानी कि आर वेक्टर जो है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो, कोई बहुत अनोखी बात नहीं कह दी है, ये खुद ट्राइंगल लॉ जैसा ही है। ट्राइंगल लॉ में क्या था? ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू ये वाला। अब ये ट्राइंगल लॉ में ही क्या करना है? देखो, ट्राइंगल लॉ में ही अगर मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां सेट कर दिया होता और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया होता तो भी मुझे यही वेक्टर मिलता रिजल्टेंट में। तो ऐसा मत समझो अलग अलग रूल हैं तो अलग अलग आंसर आएगा। एडिशन का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन तरीके अलग अलग बताए गए हुए हैं। तो अभी हमने सिर्फ आपको एक जनरल तरीका बताया कि भाई पैरेललोग्राम लॉ देख लो, ट्राइंगल लॉ देख लो, पॉलीगॉन लॉ देख लो, ठीक है। कैलकुलेशन में अभी करवाने वाला हूं, कैलकुलेशन नहीं करवाई मैंने अभी आपको, बस मैं आपको कह रहा हूं स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर दो वेक्टर को टेल ऑन टेल रख दोगे और वो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, तो उसी कॉमन जो पॉइंट था, टेल था, उधर से निकलने वाला डायगोनल आपको रिजल्टेंट दे देगा, आपको रिजल्टेंट दे देगा, यानी कि दोनों वेक्टर का सम दे देगा, ठीक है। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसकी कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी कैलकुलेशन में आपको आनंद आएगा। देखिए, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा वेक्टर बना लेते हैं, ये आपका दूसरा वेक्टर है। ये जो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये चाहे मैं ट्राइंगल लॉ के लिए करूं चाहे पैरेललोग्राम के लॉ के लिए करूं, जो रिजल्टेंट आएगा, जो मतलब ऐड करके वैल्यू आएगी, वो सेम आने वाली है। तो हम पैरेललोग्राम पे कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो है, ये है भाई साहब आपका ए वेक्टर। इसको लिख लेता हूं भाई, मैं इसको मैं लिख लेता हूं, ये हमारा ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर, ठीक है। बहुत ध्यान से लिख लो इनको, ए और बी वेक्टर। अब इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं थीटा। इनके बीच का एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है, ठीक है। मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मतलब व्हाट आई एम वर्किंग फॉर, आई एम वर्किंग फॉर रिजल्टेंट, मतलब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए,
रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए भाई, यही चाहिए बस, ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो समझ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थोड़ा सा मैं इसको पैरेललोग्राम तैयार कर लेता हूं। ये देखो, ये मैंने फटाक से एक पैरेललोग्राम तैयार कर लिया भाई आपके लिए, ठीक है। और एज पर दैट ये जो डायगोनल बनेगा ये हमें रिजल्टेंट देगा, ठीक है भाई। हमने मान लिया, आपने कहा, हमने मान लिया, ये रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अच्छा यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस आर, मतलब वेक्टर क्या है, उसकी लेंथ है। तो अगर मुझे ये पता है कि ये वेक्टर ए है, इसकी लेंथ है ए, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब बिना वेक्टर के बना दिया तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, लेकिन फिर बहुत बार लंबा लंबा लिखना पड़ेगा और फिर आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने क्या करा, सिंपली क्या लिख दिया, उसको ए लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने ए लिख दिया। ये लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ है ए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, बी। और पैरेललोग्राम में तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, बी, है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की इक्वल लेंथ होती है। अच्छा जी, अच्छा इस लाइन को मैं अगर आगे ड्रॉ कर लूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ताकि मुझे 90 डिग्री का वो ट्राइंगल मिल जाए और मुझे एक बहुत सुंदर सा एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, तो क्या कहने, क्या बात आ जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन अब ये एंगल पता था थीटा, ये एंगल पता था, यहां पे मैं इसको फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये एंगल थीटा मुझे पता था। इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा अंदर जो दिख रहा है उसको मिटा देता हूं। ये एंगल मुझे, अरे यार कहां गया भाई, मिट जा भाई, मिट जा, अरे भाई चलो फिर से बना लेंगे, कोई बात नहीं। ये एंगल, ये आपका रिजल्टेंट था, ठीक है। और ये मैंने आपको बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये कह रहा हूं ये वाला एंगल कितना है, थीटा, दिया हुआ है थीटा। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब ये अगर बी है तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे सोच सकते हो, कि मैंने यहां वाला जो बी वेक्टर था उसको हूबहू शिफ्ट कर दिया यहां पे, ठीक है। और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा है तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर थीटा आ गया, ठीक है। अब मैंने यहां से परपेंडिकुलर गिराया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या, बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा एंगल है और यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा आ जाएगा। ये सामने वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा भाई, ये सामने वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा बी साइन थीटा। अरे वाह, अब इस बड़े ट्राइंगल में पूरा का पूरा बेस मिल चुका है। तो पूरा का पूरा बेस कितना है, ये है a प्लस बी कॉस थीटा और यह है बी साइन थीटा। यानी कि मैं r को लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए, अगर ये लिख सकता हूं तो अंडर रूट, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया भाई साहब। मैं यहां आने के बाद मैंने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को साथ में जोड़ दिया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 1 हो गए। तो आ गया आंसर, क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई साहब ये बन गया आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मैंने तैयार करवा लिया भाई साहब, ये बन गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, आ गया भाई साहब, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप इससे? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कल को कोई तेरे को बोले कि एक बच्चे का खिलौना था जिसको 2 बच्चे खेल रहे थे, एक तुम्हारे घर का छोटा बच्चा जो इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा था, फिर उसमें तुम भी आ गए दखल देने,
तुमने अपनी लग्गी फंसाई और तुमने इस खिलौने को 20 न्यूटन से उधर खींचना चालू कर दिया, मान लो एंगल 60 डिग्री पे। अब पूछा गया बताओ खिलौने पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो जब ये वेक्टर भी लग रहा है, ये वेक्टर भी लग रहा है और एंगल 60 डिग्री लग रही है बीच में, अगर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो लेट्स से दिस वेक्टर इज F1 वेक्टर, दिस वेक्टर इज F2 वेक्टर। आई एम इंटरेस्टेड इन रिजल्टेंट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। और मैंने आपको इसी रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या सीखा आपने, ए स्क्वायर, मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2ab कॉस एंगल बिटवीन देम। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 तो लिखूंगा 10 का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 तो लिखूंगा 20 का स्क्वायर, फिर लिखूंगा 2, फिर पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, फिर दूसरे का 20, फिर एंगल कितना इनके बीच में 60 डिग्री, तो इधर क्या लिखूंगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 400 प्लस ये कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 और 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा 200। तो आंसर कितना आ गया रूट ऑफ 700 यानी कि 10√7 न्यूटन। मतलब इस खिलौने पे अब जो नेट फोर्स लग रहा होगा, वो अंदाजन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप पैरेललोग्राम बना के चेक कर सकते हो। अगर आपने नहीं इमेजिन करा तो मैं आपको इमेजिन करवा देता हूं। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इन दोनों फोर्सेस का पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा 10√7 न्यूटन। क्लियर है? तो ये दो वेक्टर को जोड़ने की कहानी थी। हमें पैरेललोग्राम लॉ ने खाली इतना बोला था कि डायगोनल जो है वो आपका रिजल्टेंट बनेगा। हमने आगे बढ़ के उस डायगोनल की वैल्यू निकाल ली, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे कि अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उसके बीच का एंगल पता हो तो हम कर सकते हैं। उस एंगल को यहां ले लिया, ये आपका बी हो गया, फिर इसको तोड़ दिया बी कॉस थीटा में, बी साइन थीटा में, फिर हमने इस बड़े से राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर निकाल लिया और इस आर के फॉर्मूले को अब हमें याद रखना है। यानी कि अब आपको यह बात याद रखनी है कि अगर कल को एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एंगल उनके बीच का है थीटा, तो आपको यह याद रखना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद रखना है भाई साहब, ये याद रखना भाई साहब। चलो ठीक है, अब जाने देते हैं तुम लोग को, लेकिन एक बार जल्दी से लास्ट बार ये बता दो कि आज का सारा टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से एक बार क्लियर लिख के बताओ तो फिर छुट्टी करेंगे। स्लाइड्स तो आज बहुत सारी और भी थी बट आज हम पूरी नहीं कर पाए। अब अच्छा क्वेश्चन ही चालू हो रहे थे ऑलमोस्ट, बट अब हम अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। और होमवर्क के नाम पे कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं आप डीपीपी का नंबर बताया करिए। मैंने होमवर्क में लिखा था नो डीपीपी लास्ट टाइम, तो क्या नंबर बताते डीपीपी का? कोई डीपीपी नहीं है, नो मॉड्यूल। या एक काम करो आज मॉड्यूल दे देते हैं, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए एंड बी, ये ट्राई करो। थर्ड सेक्शन में एडिशन है। अभी आपको मैंने कंपोनेंट्स बता दिया है, वेक्टर्स के बारे में बेसिक बता दिया है, तो मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कर लो भाई साहब, ठीक है? इतना कर लो।
इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।